हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो हैं 12th बायोलॉजी यानी कि उसकी जो एनसीईआरटी बुक है 12th बायोलॉजी की, उसका हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। बार बार बता रही हूँ 3rd चैप्टर चल रहा है, फिर भी बच्चे कमेंट करेंगे कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। अरे अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देख रहे हो तो भी आपको पता है, थंबनेल पे लिखा आता है कि भाई ये 3rd चैप्टर चल रहा है। 3rd चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव में जनन। जनन के बारे में वैसे तो हमने 1st और 2nd चैप्टर में बहुत सारी बातें की थी, मतलब पढ़ाई की थी। और अब हम जो है 3rd चैप्टर के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि मानव के अंदर जनन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि मानव में जनन जो है वो लैंगिक प्रकार का होता है और इनके अंदर जो जननांग होते हैं यानी कि नर जननांग और मादा जननांग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना, इनके कार्य। ठीक है, तो उसके आधार पर हमने फिर उनके संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, मादा जननांग कैसा होता है, नर जननांग कैसा होता है। और उसके बाद में हमने नर जननांग के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में हमने उसमें क्या किया था, जो स्पर्म बनने की जो क्रिया है, ठीक है, जिसे शुक्र जनन कहते हैं हम, तो स्पर्म बनने की जो क्रिया है वो हमने पढ़ ली थी। और नर जननांग के बाद में हमने मादा जननांग को स्टार्ट किया था। पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली थी और उसके बाद में हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर स्पर्म की स्ट्रक्चर देखी थी और स्पर्म की स्ट्रक्चर के बाद में हमने स्टार्ट किया था अंड जनन की प्रक्रिया को, oogenesis स्टार्ट किया था। ठीक है, और oogenesis की जो प्रक्रिया थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आज हम उस क्रिया को कम्प्लीटली यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो आप ये कमेंट करते हो ना कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अच्छे कमेंट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, कोई भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपके फटाफट से जवाब मिल जाते हैं। अब आप ऐसा नहीं सोचे कि मैं देखती नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम तो कमेंट ही नहीं देखते, मैं सब चेक करती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। बट कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पर आके दूसरों को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। आप कैसे हो, कहाँ से हो, ये वो, अरे आपको इन सब से क्या करना है? आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़िए, ठीक है। आप खुद तो पढ़ते नहीं है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। तो आप सिर्फ अपनी क्लास पे फोकस कीजिए, जो पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान दीजिए, उन पे ध्यान दीजिए। आप पढ़ोगे नहीं, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो पढ़ रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी भी पढ़ाई खराब हो जाएगी। और पढ़ने वाले बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं दें। कोई भी बच्चा कोई भी आपके लिए कमेंट कर रहा है अगर, तो वो आप ध्यान नहीं दें, ठीक है। अगर आपको कोई आंसर करना है उसी टाइम आप चैट ओपन करें, वरना उस चैट को ही बंद कर दो, ठीक है। आपको कोई कमेंट वमेंट फालतू के देखने ही नहीं है। अगर कोई कमेंट आप पे कर भी रहा है तो आप उसे इग्नोर कर दो, आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तीसरी चीज़ मेरे पास ये आ रही थी कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास नोट्स की प्रॉब्लम आ रही थी कुछ बच्चों को, तो नोट्स वैसे हमने उस पर टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज या ऐसे मैं यूँ कह सकती हूँ पाठ जो भी लेसन है आपका उसके अनुसार आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। और बाय चांस अगर आपको वहाँ से नोट्स में भी प्रॉब्लम आ रही है और आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो, तो जो मैं यहाँ पर समझा रही हूँ उसको पहले तो अपनी एक कॉपी के अंदर उतार लो। आपने उसे समझ लिया तो अपनी भाषा के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर जैसा आपको इजी लगे आप उसको उतार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक अगर जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, उसको सामने रखिए, नहीं भी है तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो जब आप यहाँ से पढ़ोगे, इसमें से पढ़ोगे, और फिर आप एक काम करना, फिर वापस उसमें आप एक बार देख लेना कि क्या क्या लैंग्वेज उसमें लिख रखी है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, जबकि मैं यहाँ पर हिंदी के वर्ड्स और इंग्लिश के वर्ड्स दोनों ही लिख रही हूँ, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हम हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, वो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो जैसा मैं पढ़ा रही हूँ जो है वो वैसा का वैसा आप याद कर लीजिए, उनमें कभी कहीं पे भी आपके नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है। रोज़ तो मैं नहीं कहूँगी, एक दिन छोड़ के हमारी एक दिन क्लास आती है, क्योंकि टाइम इतना मिल नहीं पाता है, ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर क्लासें भी खाली नहीं रहती है, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं क्लास ले लेती हूँ। बट फिर भी जब भी आपकी क्लास आती है 6:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रोज़ जब भी क्लास आएगी आपकी ध्यान रखना कि बायोलॉजी की क्लास जो है वो 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर है। और इन क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़
जो आपकी क्लासों का आने का जो टाइमिंग है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कब आ रही है, तो आप एक काम करो, इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो और उस पर आपको क्या नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। बोर हो रहे होंगे आप भी, चलो। अच्छा, अब मुझे क्या स्टार्ट करना है, oogenesis स्टार्ट करना है। स्टार्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, oogenesis यानी कि अंड जनन। अंड जनन क्या होता है, जिसमें एक फीमेल जो है वो फीमेल गैमेट को, या फीमेल जो है, फीमेल की जो ओवेरी होती है वो फीमेल गैमेट बनाती है। यानी कि जो मादा होती है, मादा के अंदर जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं, oogenesis कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। देखो, गैमेटोजेनेसिस हमने स्टार्ट किया था, और गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, और युग्मक जनन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है शुक्र जनन और एक होता है अंड जनन। शुक्र जनन यानी शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, और अंड जनन यानी कि अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया। तो शुक्र जनन तो हमने पढ़ ली है, और जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी है, आप पहले प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आप चेक कीजिए, आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने oogenesis स्टार्ट किया था। oogenesis के अंदर हमने ये देखा था कि जो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं अंड जनन या oogenesis। तो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया पहली चीज़ तो हो कहाँ पे रही है, अंडाशय के अंदर होगी, क्योंकि फीमेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या मुख्य जनन अंग जो होता है वो कौन होता है, अंडाशय होता है। कितनी संख्या होती है अंडाशय की, एक फीमेल के अंदर अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है। कहाँ पर स्थित होते हैं, तो पेल्विक रीजन के अंदर ये गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं, और किससे जुड़े होते हैं, गर्भाशय की भित्ति से जुड़े होते हैं। 2 अंडाशय होते हैं। स्ट्रक्चर याद कीजिए, माइंड में आपके वो स्ट्रक्चर चलनी चाहिए, अगर जिस बच्चे ने वो पढ़ ली है तो। ठीक है, दोनों अंडाशय दोनों साइड में थे, दोनों ओवरी थी। उन अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, और इसी को हमने क्या कहा है, oogenesis कहा है। अब मैं एक बार फिर से पहले का जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ाया था, मैं वो वापस रिवाइज करवाना चाहती हूँ, क्योंकि बाई चांस अगर कोई बच्चा नया भी है आज, तो भी उसे कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसी का टॉपिक चल रहा है, और बीच में से अगर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो जो नए बच्चे हैं उनको समस्या आएगी, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था, जो अंडाशय है, जैसे ये मान लो अंडाशय है, ये अंडाशय है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अंडाशय, या इसी को हम क्या कहते हैं, ओवेरी। संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। फीमेल के अंदर ही होंगे, मेल के अंदर तो होगी नहीं, तो इसकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी, यानी कि टोटल कितने होते हैं, 2। क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो ये पूरा जो पार्ट आपको दिखाई देता है अंदर वाला, ये पूरा आपको खाली स्थान दिखाई देता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। या आप हिंदी मीडियम वाले, वैसे तो मैंने ये हिंदी में लिखा है, हिंदी वर्ड्स लिखे हैं, बट स्ट्रोमा इंग्लिश वर्ड है, और इसे आप हिंदी में पिट्ठिका कह सकते हो। ठीक है, स्ट्रोमा कहते हैं। ये पूरा जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पर बीच में आपको एक पार्ट मिलेगा, ये जो बीच वाली जगह जो होती है, इस बीच वाली जगह को हम कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला। मेडुला को आप क्या कह सकते हो हिंदी मीडियम, मध्यांश। ठीक है, मेडुला हो गया। अब देखो, इस मेडुला के अंदर और कुछ नहीं होता है, यहाँ से, चलो मैं इसको इधर बना लेती हूँ थोड़ा। इस मेडुला में कुछ भी नहीं होता है, यहाँ से ब्लड वेसल्स इसके अंदर जाती हैं, और फिर से यहीं से जो ब्लड वेसल्स है वो निकल कर बाहर आती है। अब आपको पता है कि ब्लड वेसल्स यानी कि जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनका काम क्या होगा, ब्लड को लाना और ले जाना, यानी शुद्ध रक्त लेके आएगी, अशुद्ध रक्त लेके जाएगी। तो इसका तो कोई खास काम है नहीं, हर ऑर्गन के अंदर ब्लड वेसल्स जाती है आती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, रक्तवाहिनियाँ होंगी, मतलब इसका कोई खास ऐसा काम है नहीं। अब आपको इस मेडुला के अलावा देखो, पूरा जो पार्ट है उसे स्ट्रोमा कहा गया है, बीच वाले पार्ट को, यानी स्ट्रोमा के 2 पार्ट हो गए, बीच वाले पार्ट को अपन ने क्या कहा, मेडुला कहा है। और मेडुला के अलावा जो भी आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि मैं यूँ कह सकती हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने क्या नाम दिया था, कॉर्टेक्स नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कॉर्टेक्स, या इसे आप क्या कह सकते हो, वलकुट कह सकते हो। इसे हमने क्या कहा है, कॉर्टेक्स या वलकुट।
क्लियर है? तो ये पूरी की पूरी संरचना किसकी हो गई? अंडाशय की हो गई, यानी कि ओवेरी की हो गई। क्लियर है? अब देखो ये संरचना इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आगे की ओर मैं जब वर्ड बोलूँगी, आगे अपन जब पढ़ेंगे तो मैं कहूँगी स्ट्रोमा की सेल या कॉर्टेक्स की सेल, तो फिर बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि स्ट्रोमा क्या है और कॉर्टेक्स क्या है। तो देखो स्ट्रोमा जो है वो पूरी अंडाशय, यानी स्ट्रोमा जो है पूरे अंडाशय का खाली पार्ट है। इसके फिर से दो पार्ट होते हैं, ठीक है? एक तो होता है क्या, बीच वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं, ठीक है? और जो साइड वाला जो पार्ट है, बीच वाले पार्ट के अलावा जो पार्ट है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, कॉर्टेक्स कहते हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, याद कीजिए पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो मेल होता है यानी कि नर होता है, नर के अंदर जो स्पर्म बनने की जो क्रिया होती है वो कब से स्टार्ट होती है? 12 से 13 वर्ष की उम्र में, यानी कि किशोरावस्था की उम्र में, ठीक है? जबकि अगर मैं बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल यानी कि मादा के अंदर जो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया होती है वो कब स्टार्ट होती है? कमेंट करो फटाफट। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है फीमेल के अंदर? जब फीमेल बेबी जो होती है वो मम्मा की वूम्ब में होती है, यानी कि मम्मा के गर्भाशय के अंदर होती है। जब उस बच्ची ने इस संसार को देखा ही नहीं है, जब वो बच्ची माता के शरीर से बाहर ही नहीं आई है, उस समय क्या हो जाती है? ये क्रिया स्टार्ट हो जाती है, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? बच्चे ने कोई पिछले वाली क्लास नहीं भी देखी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब देखो नर के अंदर तो जो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो कब स्टार्ट हुई? किशोरावस्था के अंदर, यानी प्यूबर्टी के अंदर। बट जो फीमेल है, फीमेल के अंदर अंड निर्माण की प्रक्रिया या अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया जो है वो कब स्टार्ट हो जाएगी? जब फीमेल बेबी जो है वो मम्मा की गर्भाशय के अंदर होगी, ठीक है? अब कैसे होती है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें तो वैसे उतारने जैसा कुछ है नहीं क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो इनको, ठीक है? अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा था, जो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे ओवेरी बना लेती हूँ, ये ओवेरी हो गई, अंडाशय हो गया, ठीक है? इसके बीच वाला वही पार्ट बना लेती हूँ, मेडुला हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको क्या दिखी थी? ये जो ओवेरी होती है, अभी ये बच्ची कहाँ है? मम्मा के गर्भाशय के अंदर, मम्मा की वूम्ब में है, ठीक है? यहाँ पर आपको कुछ सेल दिखेगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको कुछ सेल दिखाई देगी, कोशिकाएं दिखाई देगी। कहाँ पर दिखाई देगी? कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। मेडुला में कुछ भी नहीं है, मेडुला में सिर्फ और सिर्फ रक्तवाहिनियाँ आएगी और जाएगी। तो यहाँ पर आपको कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या दिखाई देगी? कुछ कोशिकाएं दिखाई देगी। और इन कोशिकाओं को क्या नाम दिया गया है? कमेंट करो फटाफट। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं ऊगोनियम। क्या कहते हैं? ऊगोनियम। इन कोशिकाओं को हम क्या नाम देंगे? ऊगोनियम नाम देंगे। और आपको पता है कि जो ऊगोनियम है वो कैसी है? ये स्टेम सेल होती है। कैसी होती है? स्टेम सेल होती है। यानी कि जैसे आप याद कीजिए कि आपने जब स्पर्म निर्माण की क्रिया यानी शुक्राणु निर्माण की क्रिया पढ़ी थी, उसमें आपने ये देखा था कि जो मेल होता है जिसके अंदर एक कोशिका होती है, यानी वृषण के अंदर एक कोशिका होती है, जो कि शुक्र जनन नलिका के अंदर वो कोशिका होती है। कौन सी होती है? जो शुक्राणु का निर्माण करती है, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। और स्पर्मेटोगोनियम जो है जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है, वो स्पर्मेटोगोनियम भी कैसी होती है? स्टेम सेल होती है। बिल्कुल वैसे ही अंडाशय के अंदर स्टेम सेल कौन होती है? ऊगोनियम। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि स्पर्मेटोगोनियम का काम क्या था? अपनी संख्या में वृद्धि करना। पहला काम क्या था? कि अपने देखो, काम तो उसका शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया ही है, लेकिन वो पहले क्या करती है? स्टेम सेल क्यों कहा गया है उसको? क्योंकि वो अपनी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेती है। कैसे करती है? समसूत्री विभाजन के द्वारा करती है, यानी समसूत्री विभाजन से अपनी संख्या में बहुत ज़्यादा ये वृद्धि कर लेगी। वैसे ही ऊगोनियम भी क्या करेगा? यहाँ पर इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है? और समसूत्री विभाजन की वजह से ये अपनी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेती है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ऊगोनियम जो है वो कैसी सेल है?
2n टाइप की सेल है। जैसे स्पर्मेटोगोनियम भी 2n टाइप की सेल थी, वैसे ये भी 2n टाइप की है, यानी कि अभी इसके अंदर गुणसूत्र कितने हैं? 46 हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है? इसमें होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और आपको पता है कि समसूत्री विभाजन जो है उसके तो कोई टाइप होते नहीं है। जैसे अर्धसूत्री विभाजन जो है उसके वो 2 टाइप का होता है, अर्धसूत्री विभाजन पहला और अर्धसूत्री विभाजन दूसरा। तो इसमें तो कोई समसूत्री का तो कोई टाइप होता नहीं है। तो एक बार जब समसूत्री विभाजन होगा तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं वो यहाँ पर बन जाएगी। जैसे मान लो ये कोशिकाएं बन गई, ये बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से ही लिख लेती हूँ। यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। oogonia के अंदर जो कि स्टेम सेल है, जो कि 2n टाइप की है, वहाँ पर समसूत्री विभाजन से अब नई कोशिकाएं जो कि मैंने ब्लू कलर में बना रखी है वो बन जाएगी। अब यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? बोलो फटाफट, क्या कहेंगे? प्राथमिक अंडक। क्या कहेंगे? प्राथमिक अंडक। और इंग्लिश में बोले तो प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी oocyte, यानी कि प्राथमिक अंडक। तो प्राथमिक अंडक वाली कौन सी हो गई? ये जो मैंने ब्लू कलर के अंदर बना रखी है, तो ये प्राथमिक अंडक हो गई। अच्छा, ये सारी क्रियाएं चल कहाँ रही है? फिर से बता रही हूँ, याद रखना, अभी तक भी मम्मा के गर्भ में ही है बच्ची। ठीक है, उसी के अंदर चल रही है। अब होता क्या है कि जो प्राइमरी oocyte होता है उसके अंदर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जो है वो 2 टाइप का होता है, और इसीलिए सबसे पहला जो अर्धसूत्री विभाजन होगा उसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो, दोनों की जो है कुछ अवस्थाएं होती है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी जो है इसके अंदर अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पर अगर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोफेज भी स्टार्ट होगी, मेटाफेज भी स्टार्ट होगी, कुछ सारी अवस्थाएं भी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर जब ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम स्टार्ट होता है और उसकी जो प्रोफेज अवस्था जब स्टार्ट होती है, प्रोफेज फर्स्ट कह सकते हैं क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है, तो इसको नाम हम क्या दे देंगे? प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, अगर समसूत्री होता तो ओनली प्रोफेज लिखते हैं, बट यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है इसलिए यहाँ पर प्रोफेज भी हम फर्स्ट लिखेंगे। जब ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है तब क्या होता है? ये जो प्राइमरी oocyte है इसका विकास जो है वो रुक जाता है। ये यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद में इसके आगे कोई क्रिया नहीं होगी। तो पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है कि अगर ये 2n टाइप की है और इसमें समसूत्री विभाजन हुआ है तो बताओ ये वाली कोशिका कौन से टाइप की होगी? समसूत्री विभाजन हुआ है, समसूत्री, बार बार बताती हूँ मैं, समसूत्री यानी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहे? समान रहे। ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहे उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, और ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी रह जाए उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहेगी? 2n ही रहेगी। कैसी रहेगी? 2n ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ है। तो अभी प्राथमिक अंडक यानी कि प्राइमरी oocyte 2n टाइप का है, और जब वो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में यानी प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था में प्रवेश करता है तो वहाँ पर उसका विकास जो है वो रुक जाता है। आगे कोई भी गति नहीं होगी उसके अंदर। गति का मतलब अब कोई विभाजन नहीं होगा, तो यहाँ पर ये रुक जाएगा, स्टॉप हो गया, ये रुक गया, स्टॉप हो गया। अब क्या होगा? ये जो प्राइमरी oocyte बनी है, प्राथमिक अंडक कोशिकाएं जो बनी हैं, ये यहाँ पर कॉर्टेक्स में पड़ी है, कोई काम की नहीं है। अभी तक फीमेल जो है, बच्ची जो है मम्मा के गर्भाशय के अंदर ही है। तो अब ये बैठी बैठी क्या हो जाएगी? बोर हो जाएगी। तो बैठी बैठी बोर हो रही तो इसने सोचा कि मैं क्या करूँ, थोड़ी बातें कर लूँ। किससे बातें करूँ? तो इसने सोचा मैं मेरी फ्रेंड बना लेती हूँ कुछ, और इसने क्या किया, जो अपने कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाएँ होती हैं उन कोशिकाओं को अपने चारों ओर क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया ऐसे। ठीक है, अपने कॉर्टेक्स के अंदर जो कोशिकाएं कुछ पड़ी हुई है उन कोशिकाओं को इसने क्या कर लिया? अपने चारों ओर इकट्ठा कर लिया।
इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है बताइए? इन कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा? पढ़ चुके हो आप, क्या कहा जाएगा? ग्रेन्युलोसा, ग्रेन्युलोसा सेल्स या कोशिकाएं, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं या ग्रेन्युलोसा सेल्स। हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे? कणिकामय कोशिकाएं, कणिकामय कोशिकाएं, ठीक है। और आपको ये पता है कि ये वाली जो पूरी स्ट्रक्चर जो बनेगी, जिसके अंदर बीच में तो क्या है? प्राइमरी oocyte यानी प्राथमिक अंडक है, जो कि मैंने ब्लू कलर के अंदर बना रखी है कोशिका, जो किससे बनी थी? ओगोनियम से समसूत्री विभाजन के द्वारा बनी थी। और ये जो प्राइमरी oocyte है उसके चारों ओर जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं या कणिकामय कोशिकाएं कहा जाता है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर प्राथमिक अंडक प्लस ग्रेन्युलोसा जो कोशिकाएं हैं, इस पूरी कोशिका को या इस पूरी संरचना को हम क्या नाम देंगे बताइए? प्राथमिक पुट्टक। क्या नाम देंगे? प्राथमिक पुट्टक, नॉट उत्तक, प्राथमिक पुट्टक। और इसी को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो, अब दूसरी बार रिवाइज करवा रही हूँ। इसका मतलब है कि आपको इतना अच्छा याद हो जाना चाहिए कि एग्जाम टाइम तक, क्या आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आप ये भूल नहीं पाओ, है ना। बार बार पढ़ रहे हैं, पहले मैंने पिछली वाली क्लास में पढ़ाया, फिर आपने घर पे वापस इसको रिवाइज किया होगा, आई होप, ठीक है। और उसके बाद में मैंने वापस यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं, मतलब आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए अब तो। प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फॉलिकल आप किसे कहेंगे? प्राइमरी oocyte यानी प्राथमिक अंडक प्लस उसके चारों ओर जो ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं बनी हुई है, इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुट्टक। इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड दोनों लिख रही हूँ, तो अब बार बार मत बोलना कि आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हो, आप ओनली इंग्लिश। अरे इंग्लिश के वर्ड तो बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि अपनी स्पेशल क्लासें ही किसकी है? ये हिंदी मीडियम की है। बट फिर भी अगर कोई बच्चा जो है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना चाहता है, उसे शायद वो ईजी वर्ड लगता हो, तो क्या जाता है, अपना पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये सारी अभी तक भी क्रियाएं किसके अंदर हो रही है? मम्मा के गर्भाशय के अंदर ही हो रही है, बच्चे भी अंदर ही है, आराम कर रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके बाद में क्या होता है? जब प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण होता है, उसके यानी कि निर्माण जब तक होता है तब तक बेबी जो है वो 9 मंथ की हो चुकी होती है, यानी कि वो 9 महीने की हो चुकी है। अगर वो 9 महीने की हो गई तो अब क्या होगा? उस बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि बेबी है, ठीक है, उसकी यहाँ पर प्रसव की क्रिया हो जाएगी। प्रसव का मतलब या पार्चुरेशन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। बेबी की जो है पार्चुरेशन या प्रसव की क्रिया हो जाएगी। अब प्रसव का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी बेबी जो है मम्मा के शरीर से बाहर आता है, यानी कि जन्म लेता है, उसे हम प्रसव की क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये प्राइमरी फॉलिकल बन गई है और बेबी ने जन्म ले लिया है, इसके आगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब बेबी मान लो कि बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, 1 साल की हुई, 2 साल की हुई, 5 साल की, 10 साल की, 11 साल की, ऐसे बड़ी हो गई, स्कूल वगैरह जाने लग गई, खेलने कूदने लग गई। और अब जो है वो कितने साल की हो जाती है? 12 साल की, या आप 13 साल की मान लो, यानी कि उसके अंदर क्या आ गई है? किशोरा अवस्था आ गई है। क्या आ गई है उसमें? किशोरा अवस्था आ गई है। 12 से 13 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था आ जाती है, यानी कि प्यूबर्टी आ जाती है। तो प्यूबर्टी आ गई है, तब तक देखो, जब बेबी ने जन्म लिया था और किशोरावस्था तक क्या होगा? ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, जिनकी संख्या लाखों में होती है अंडाशय के अंदर, वो घटते घटते, क्यों घटते घटते? क्योंकि उनकी जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी, यानी वो नष्ट हो जाएंगे। और घटते घटते इनकी संख्या जो है वो कितनी हो जाती है? 60 से 80 हज़ार। कितनी हो जाती है? 60 से 80 हज़ार। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा कि हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं? क्या है इसके अंदर? बहुत ईजी है, कुछ नहीं, हम कहानी पढ़ रहे हैं, एक बेबी को जन्म करवाया, बड़ा कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो, इनकी संख्या जो है, यानी कि प्राथमिक पुट्टक की जो संख्या होती है
वो घटती जाती है, इतनी सारी बनी थी, लाखों में संख्या बनी थी इनकी, बट वो घटती जाती है और किशोरावस्था तक आने तक ये कितनी हो जाती है, 60 से 80 हज़ार तक संख्या रह जाती है। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि, चलो मैं यहाँ डब्बा बना लेती हूँ। हाँ, अब क्या होगा, बेबी अगर किशोरावस्था में आ गई है, प्यूबर्टी के अंदर ये आ गई है, तो अब यहाँ पर इसका जो हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस का और नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलस नहीं रे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस है ना, जो हमारी कहाँ होती है, मस्तिष्क के अंदर एक ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, इससे एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम क्या है, GnRH। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, पढ़ चुके हैं हम GnRH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो GnRH है वो हार्मोन कहाँ जाएगा, अब पीयूष ग्रंथि के पास में, कहाँ जाएगा, पीयूष ग्रंथि के पास में। एंड पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस एंड मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलेंगे दो टाइप के, एक तो होगा LH हार्मोन, एक होगा FSH हार्मोन, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो टाइप के हार्मोन निकलेंगे और दोनों टाइप के जो हार्मोन हैं वो कहाँ जाएंगे, ओवेरी के पास, अंडाशय के पास। एंड अंडाशय को क्या कहेंगे, अब आप क्या करो, oogenesis की प्रक्रिया जो है वो वापस स्टार्ट कर दो, जो कि पहले बंद हो चुकी थी। कहाँ बंद हुई थी बताओ, कहाँ बंद हुई थी, यहाँ पर बंद हो चुकी थी, है ना, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था के अंदर ये बंद हो चुका था। तो अब आप वापस क्या करो, इसको स्टार्ट करो, यानी कि अब आपको क्या बनाना है, अंडाणु बनाना है, ओवम बनाना है, एग बनाना है। कितने सारे नाम हो गए, ठीक है। तो इतने सारे बनते नहीं है, आपको भी पता है कि भाई 1 महीने में एक बार ही बनेगा, ठीक है, तो एक ही बनेगा। तो आप अब ये वापस स्टार्ट कर दो, तो अब ओवेरी वापस क्या कर देगी, स्टार्टिंग कर देगी, किसकी स्टार्टिंग कर देगी, ओवम बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देगी, यानी अंडाणु बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आनी चाहिए। और फिर अगर नए बच्चे हैं उनको अगर वापस समस्या आ रही है तो उसके लिए तो आपको पहले वाली क्लास को एक बार देखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मैं वापस थोड़ा सा और रिवाइज करवा देती हूँ। ये क्या है, ओवेरी है, ओवेरी का बीच वाला पार्ट स्ट्रोमा कहलाता है, यानी कि टोटल पार्ट जो है ना, बीच का मतलब ये पूरा जो खालिस्तान दिख रहा है वो पूरा का पूरा स्ट्रोमा है। ये इसका भी बीच वाला जो पार्ट है, मैंने ये ग्रीन कलर के अंदर बनाया है, इसे हम मेडुला कहेंगे। और बाकी ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। कॉर्टेक्स के अंदर जो मैंने ब्लैक कलर की जो सेल्स बनाई, अच्छा ब्लैक वगैरह नहीं है, मैं नाम क्यों ले रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी यहाँ पर कैसे सेल पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पर कुछ कोशिकाएं बनाई है, मैंने क्या, नेचर ने बनाई है ओवेरी के अंदर, बट मेरा कहने का मतलब समझना आप कि यहाँ पर आपको कुछ सेल्स दिखाई देगी, जिसे उगोनियम या स्टेम सेल, उगोनियम नाम ही है इसका, लेकिन ये स्टेम सेल होती है क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और ये 2n टाइप की कोशिका है, ठीक है। तो स्टेम सेल होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा समसूत्री विभाजन करेगी और समसूत्री, समान सूत्री यानी समान गुणसूत्र, यानी गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान रखते हुए बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करेगी। और जो नई कोशिकाएं बनेगी, जो कि मैंने ब्लू कलर के अंदर बनाई थी, इन कोशिकाओं को हम कहेंगे प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte। और ये भी कैसे टाइप की होगी, 2n टाइप की होगी। क्लियर है। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम होता है उसकी प्रोफेज फर्स्ट जब अवस्था आती है तो यहाँ पर ये जो भी प्रक्रियाएं हो रही थी वो रुक जाएगी, ठीक है। अब कुछ भी आगे क्रिया नहीं होगी और इसमें ऐसे में क्या होगा कि प्राथमिक अंडक कोशिका जो कि कॉर्टेक्स में पड़ी थी बेचारी, वो क्या करेगी, अपने चारों ओर कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। कोशिकाओं को निर्माण नहीं करेगी एक्चुअली, ये जो कॉर्टेक्स वाली सेल है ये क्या करेगी, कोशिकाओं को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेगी। और जो कि मैंने रेड कलर के अंदर बनाई थी, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं ग्रेनुलोसा कोशिकाएं या कणिकामय कोशिकाएं। और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फोलिकल्स, ठीक है। और अब क्या होगा
कि जब बेबी अब यहाँ तक होते होते बेबी 9 मंथ की हो जाएगी और अब बेबी का क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन यानी कि प्रसव की क्रिया हो जाएगी, बेबी मम्मा के शरीर से बाहर आ जाएगी, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लियर है। फिर उसके बाद में जब वो 12 से 13 वर्ष की उम्र में आती है यानी कि उसकी किशोरावस्था आती है, तब क्या होगा कि उसके अंदर जो फॉलिकल्स बनी थी, प्राइमरी फॉलिकल्स जो बनी थी, उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा घटने लग जाएगी, यानी वो नष्ट होने लग जाएगी प्राइमरी फॉलिकल्स, और उनकी संख्या घटते घटते कितनी रह जाएगी, 60 से 80 हज़ार रह जाएगी। क्लियर है। उसके बाद में जब बेबी किशोरावस्था में आ गई, अब क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो हमारी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस देखो फीमेल के अंदर भी यही प्रोसेस है, मेल के अंदर भी यही है। हाइपोथैलेमस से GnRH निकलेगा, रिलीज होगा, ये जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास, पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर देगा कि आप हार्मोन निकालो। कौन सा हार्मोन, LH एंड FSH। LH और FSH कहाँ जाएंगे, ओवेरी के पास जाएंगे, उसको आदेश देंगे, भाई कमांडर का आदेश आया है, चलो तुम लोग अब वापस क्या स्टार्ट कर दो, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर वापस क्या स्टार्ट हो जाएगी, ओवम बनने की क्रिया या अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया जो है वो वापस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ तक तो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था। बच्चे कुछ जो अच्छे खासे पढ़ के आए हैं और जिन्होंने पिछली क्लास में अच्छा सा रिवाइज कर लिया था, पढ़ लिया था, वो तो बोर हो गए होंगे कि मैम यही वापस क्यों पढ़ा रहे हो, बट ज़रूरी है, कुछ बच्चों के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अपना क्या जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि भाई अपन इस टाइम पे कोई ऐसा खास काम कर लेते हैं, अगर हम ये नहीं पढ़ते तो आपका रिवाइज ही तो हो रहा है। ठीक है। बार बार पढ़ोगे तो इतना अच्छा याद हो जाना चाहिए कि एग्ज़ाम टाइम तक आप नहीं भूल पाओ। एग्ज़ाम टाइम क्या, मैं तो चाहती हूँ कि आप बाद में भी इसको कभी नहीं भूलो। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही थी, ये सारी क्रियाएं तो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ ली थी। क्लियर है। अब हमें बनाना क्या है, आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, जो हमारी प्राथमिक पुट्टक है यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है प्राथमिक पुट्टक, ये तो बन गई थी गर्भाशय के अंदर। ये तो कहाँ बन गई थी, गर्भाशय के अंदर बन गई थी। अब हमें जब बेबी जन्म ले लिया है तो इसके आगे की भी तो कुछ प्रोसेस होगी, आगे भी तो कुछ बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। प्राथमिक पुट्टक से बनेगा द्वितीयक पुट्टक, द्वितीयक से तृतीयक बनाना है और तृतीयक से लास्ट में बनाना है अपने को ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुट्टक। उसे हम परिपक्व पुट्टक भी कह सकते हैं। ठीक है। यानी कि प्राथमिक पुट्टक तक तो गर्भाशय में निर्माण हो गया था। अब मैंने क्या बताया आपको, द्वितीयक पुट्टक बनाना है यानी सेकेंडरी फॉलिकल बनाना है, तृतीयक पुट्टक यानी टर्शरी फॉलिकल बनाना है, एंड ग्राफियन पुट्टक यानी ग्राफियन फॉलिकल बनाना है। यानी द्वितीयक, तृतीयक और ग्राफियन ये तीनों ही कब बनेंगे, जब बेबी किशोरावस्था में प्रवेश कर जाएगी। तो ये 3 अवस्थाएं अब हमें और पढ़नी है। ठीक है। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों ने पहले वाली क्लास नहीं लगाई है और जिनका ये पहले वाला लेक्चर जो है वो छूट गया है, कोई बात नहीं, उसमें सिर्फ आपका क्या बाकी रहेगा, स्पर्म की स्ट्रक्चर वो आप पढ़ लेना, बट इसके एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हमें क्या बनाना है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी के लास्ट में हमें क्या बनाना है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि आपने जो प्राइमरी फॉलिकल पढ़ा था, वो प्राइमरी फॉलिकल जो है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर थी, क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर। प्राइमरी फॉलिकल आप किसे कहोगे, ये एक प्राइमरी फॉलिकल बना रही हूँ मैं। ठीक है। और बीच वाली एक तो कोशिका होती है और इसके साइड में जो है वो कुछ कोशिकाएं होती है। ठीक है। इसको हम कहते हैं प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फॉलिकल। तो ये वाली जो बीच वाली जो ब्लैक कलर में मैंने कोशिका बनाई है, इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte।
प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte, और इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं, ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुट्टक। प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फॉलिकल। अब हमें प्राथमिक पुट्टक से या प्राइमरी फॉलिकल से हमें क्या बनाना है, सेकेंडरी फॉलिकल या द्वितीयक पुट्टक बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, ये तो नेचर ने किया है। अब होता क्या है कि देखो, अच्छा एक चीज बताओ कि प्राथमिक अंडक जो है वो भी कौन से टाइप की है, 2n टाइप की ही है ना, यहाँ तक ध्यान रखना है। प्राथमिक फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल है, वो 2n टाइप की ही है। अब हमें सेकेंडरी फॉलिकल बनाना है तो 2n टाइप की ही रखो। अभी देखो इसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी फॉलिकल होगी, ये इसमें चेंजेस क्या आते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल या द्वितीयक पुट्टक बनाने में चेंजेस क्या आते हैं, जो प्राथमिक पुट्टक होती है उसके चारों ओर कौन है, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं यानी ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो ग्रेन्युलोसा, अब हमें सेकेंडरी फॉलिकल बनाना है, याद रखना। तो हमें ग्रेन्युलोसा, देखो ग्रेन्युलोसा की पहले एक परत थी, एक ही थी, ठीक है, और अब हमें इसको क्या करना है, मल्टी लेयर्ड यानी बहुपर्तीय करना है, बहुत सारी परतें बना देनी है। किसकी, ग्रेन्युलोसा सेल्स की बहुत सारी परतें बना देनी है हमें। ठीक है, तो मैं अभी 2 परतें ही बना रही हूँ। क्लियर है, चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, प्राथमिक पुट्टक से हमें द्वितीयक बनाना है तो उसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। देखो प्राथमिक अंडक यानी कि प्राइमरी oocyte तो वो का वो ही रहेगा, अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। चेंज कहाँ आया है, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थी, अब वो ग्रेन्युलोसा पहले एक परत वाली थी, अब यहाँ पर बहुत सारी परतों का निर्माण हो जाएगा, यानी बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रोमा की कुछ सेल्स होती है वो भी इसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती है। ऐसे स्ट्रोमा की जो सेल्स होती है वो भी यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है इसके चारों ओर। नाम क्या होता है मैं बताती हूँ अभी, आप अगर आपको आता हो तो आप कमेंट करो फटाफट। स्ट्रोमा की जो सेल्स है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी इसके चारों ओर। अब यहाँ पर जो ये बनेगा इसे हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। पर आपको पता है कि जो ये स्ट्रोमा की सेल है जो कि यहाँ पर इकट्ठी हुई है, इनका हमने नाम क्या दिया है, देखो ये तो प्राथमिक अंडक ही हो गया, प्राथमिक अंडक। ठीक है, प्राइमरी oocyte है। ये वाली जो है सेल्स वो कौन सी हो जाएगी, ग्रेन्युलोसा ही है, ग्रेन्युलोसा ही है, बट मल्टी लेयर्ड है यानी कि बहुपर्तीय है। यहाँ लिख लो बहुपर्तीय। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और ये वाली जो सेल है जो कि मैंने आपको इसमें ब्लू कलर के अंदर बना के दिखा रखी है, उसे हम कहते हैं थीका सेल्स या थीका कोशिकाएं। क्या कहते हैं, थीका कोशिकाएं या थीका सेल्स। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऊपर लिख लेती हूँ, यहाँ पर मुझे नाम लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर लिख लेती हूँ थीका कोशिकाएं। ध्यान से समझते जाना इन चीज़ों को। ठीक है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इतना खास डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। देखो क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल यानी प्राथमिक पुट्टक के अंदर सिर्फ प्राथमिक अंडक था और उसके चारों ओर ग्रेन्युलोसा सेल्स की एक परत थी। यहाँ पर हमें बनाना है सेकेंडरी फॉलिकल या इसी को कहते हैं द्वितीयक पुट्टक यानी सेकेंडरी फॉलिकल। इसमें क्या होगा, बीच में प्राथमिक अंडक तो वो का वही है, चारों ओर जो कौन सी सेल्स थी इसके अंदर ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं थी, उसकी बहुत सारी परतों का निर्माण हो गया है, और उन परतों के चारों ओर भी किसका निर्माण हो गया है, थीका कोशिकाओं का निर्माण नहीं, एक्चुअली वो स्ट्रोमा की जो सेल्स होती है उसी को अपने चारों ओर जमा कर लेती है, इसी को हम कहते हैं थीका कोशिकाएं या थीका सेल्स। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte है, देखो इसके अंदर प्राथमिक अंडक ही है भी, और ये कौन से टाइप का है, 2n टाइप का है,
तो यहाँ पर प्राथमिक अंडक जो होता है इसके अंदर अब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन जो पहले रुक गया था, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो प्राइमरी oocyte है जो कि 2n टाइप का है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब आप मुझे बताएंगे कि अर्धसूत्री विभाजन जब प्रथम कंप्लीट हो जाता है तो एक कोशिका से जो कि 2n टाइप की थी उससे कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 कोशिकाओं का। और दोनों कोशिकाएं जो है वो कौन से टाइप की होती है, nn टाइप की। यानी गुणसूत्रों की संख्या अब यहीं पर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय स्टार्ट होता है और उसके बाद जो कोशिकाएं बनती है वो बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह होता है, समसूत्री विभाजन की तरह। लेकिन यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या अब क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जब प्राथमिक अंडक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी मैं यहाँ पर बना देती हूँ ये कौन हो गया, प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte जो किस टाइप का है, 2n टाइप का। और इसके अंदर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है वो कंप्लीट हो गया जिससे 2 कोशिकाएं बनेगी। लेकिन यहाँ पर दोनों कोशिकाओं का आकार जो होगा वो समान नहीं होगा, एक कोशिका बड़ी होगी और एक कोशिका छोटी होगी। एक कोशिका तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और एक कोशिका जो बनेगी वो छोटी कोशिका बनेगी। जो बड़ी कोशिका होती है वो n टाइप की ही होगी। देखो ये भी n टाइप की है तो ये भी n टाइप की, बट आकार में फ़र्क है, ये बड़ी कोशिका है ये छोटी कोशिका है। अब प्राथमिक अंडक के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर जो ये कोशिकाएं बन रही है इनका कुछ अलग सा नाम होता है और उस नाम को आपको याद रखना है। इसे हम कहते हैं द्वितीयक। प्राथमिक से क्या बनेगा, द्वितीयक, और अंडक का अंडक यानी कि सेकेंडरी oocyte क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। अब मुझे ये बताइए कि सेकेंडरी oocyte किस टाइप का हो गया, n टाइप का हो गया ना, क्योंकि अंडाणु के अंदर देखो यहीं से अंडाणु निर्माण एक तरह से अंडाणु बन ही गया, ये आप समझो। सेकेंडरी oocyte n टाइप का होगा क्योंकि हमें अंडाणु को या ओवम को या एग को हमें n टाइप का रखना है, अगुणित रखना है। ठीक है, अब ये जो दूसरी कोशिका बनी है, ये जो बिल्कुल छोटी से आकार की कोशिका बीमार जैसी बनी है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी यानी प्रथम ध्रुवीय काय। क्या कहेंगे, प्रथम ध्रुवीय काय, जो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इसका कोई काम नहीं होता है। अब मुझे एक बात बताओ, कंपैरिजन करते चलना है अपने को। जो शुक्र निर्माण की क्रिया थी उसके अंदर एक कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, 4। इसीलिए उनकी संख्या मिलियंस के अंदर होती है। और कितनी मिलियंस होती है, एक बार इजैकुलेशन जब होती है तो कितने मिलियंस शुक्राणु बाहर आते हैं, आप कमेंट करो। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। अब मुझे ये देखना है कि आपको कितना आता है। चलो बता ही देती हूँ, 200 से 300 मिलियन, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्राइमरी oocyte है उससे केवल 2 कोशिकाएं बन रही है और उन दोनों में से भी एक नष्ट हो रही है, सिर्फ एक बचेगी। कौन सी, द्वितीयक अंडक। और द्वितीयक अंडक जो है वो n टाइप की होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक ओवेरी से केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। हमें सिर्फ एक ही अंडाणु बनाना है, हमें मिलियंस में शुक्राणु की तरह अंडाणु नहीं बनाने हैं। तो यहाँ पर एक कोशिका से केवल 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। क्लियर है, थोड़ा पानी पी लिया जाए। ठीक है, तो अब हमने द्वितीयक पुटक बना दिया है, उसमें भी अर्धसूत्री विभाजन किसमें हो गया है, प्राथमिक अंडक के अंदर, और उससे द्वितीयक अंडक बन गया है। अब हमें तृतीयक पुटक बनाना है। ये तो द्वितीयक पुटक बना है, अब हमें तृतीयक पुटक बनाना है। तो तृतीयक पुटक बनाने के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं, अंदर क्या कोशिका रखनी है, ये ब्लैक में बना रही हूँ, इसको आप क्या कहोगे, द्वितीयक अंडक कहोगे। क्या कहोगे, द्वितीयक अंडक, क्योंकि प्राथमिक अंडक तो किस में बदल गया, द्वितीयक अंडक में। कैसे बदला, अर्धसूत्री विभाजन जो है वो प्रथम है, वो क्रिया पूर्ण हो गई। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो द्वितीयक अंडक बनेगा, देखो अब द्वितीयक अंडक के अंदर आपको कैसे संरचना बनानी है,
ये द्वितीयक अंडक है, ठीक है। इसमें चारों ओर क्या है, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं हैं, बहुत सारी ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं बनेगी, एक नहीं बनेगी, बहुत सारी बनेगी, ठीक है। तो मल्टी लेयर्ड आपको क्या करनी है, यहाँ पर ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं बनानी हैं, तो बहुत सारी बना लो आप। अब मैं बीच में इसको आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मुझे पूरी ही बनानी पड़ेगी, फिर आपको स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कहोगे कि यहाँ पर क्या था, वो क्या था, समझ में नहीं आया। ये क्या बन गई, बहुत सारी ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं, ठीक है, ये लो। और आपको पता है कि इसके चारों ओर, अच्छा पोलर बॉडी भी तो बनानी है हमें, तो यहाँ पर कहीं पे फर्स्ट पोलर बॉडी बना देते हैं। ये लो फर्स्ट पोलर बॉडी बना दी अपन ने, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगी, अभी मुझे एक बार बना लेने दो। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। अच्छा ये बताओ, चलो फिर बाद में बताना, अभी नहीं बताना है, चलो बता ही दो। ये वाली जो सेल है, अब ये वाली प्राथमिक अंडक है यानी प्राइमरी oocyte है या सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, सेकेंडरी oocyte। ये फर्स्ट पोलर बॉडी, इसके चारों ओर जो रेड कलर में मैंने कोशिकाएं बना रखी है वो ग्रेन्युलोसा सेल। और अब यहाँ पर और क्या चेंजेस आया, एक ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये खाली जगह बनना शुरू हो जाती है, यानी ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है साइड में खिसक जाते हैं या कुछ नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है। इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, एट्रियम, क्या कहते हैं, एट्रियम, ठीक है, मैं भी भूल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो बाहर की ओर जो कोशिकाएं थी जो कि थीका सेल्स थी, अब वो थीका सेल्स जो है वो कैसी होगी, देखो थीका सेल्स जो है पहले जो थी उसकी एक परत थी, थीका सेल्स की परत कितनी थी, एक थी। अब थीका सेल्स की जो परतें हैं वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 2 का मतलब एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। 2 कैसे, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर, जैसे मैं अभी ये बना रही हूँ। चलो मैं इसको अलग पेन से बना लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर कैसे है, ठीक है। एक तो ये अंदर वाली जो आपको दिखाई दे रही है, एक सेकेंड, पेन में ज़्यादा इंक होने की वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। चलो, एक तो ये अंदर की ओर बन गई और एक इसके बाहर की ओर एक और परत आ जाती है, और वो भी किसी की है, वो भी थीका सेल्स की ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर थीका जो कोशिकाएं थी जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ कितनी थी, एक परतीय थी, अब ये कितनी हो गई, 2 परतीय हो गई। दो परतीय हो गई। और अब जो ये संरचना बनी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं तृतीयक पुट्टक, तृतीयक पुट्टक। तो एक मिनट पहले तो मुझे ये बताओ, ये वाली जो सेल है इसको हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंडक, ठीक है, द्वितीयक अंडक, क्लियर है। ये जो गुहा है इसे हम कहेंगे एंट्रम, क्या कहेंगे, एंट्रम, क्लियर है। अच्छा मैंने पहले एट्रियम बोल दिया था, एट्रियम नहीं होगा, एंट्रम होगा, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेन्युलोसा, जो कि मल्टी लेयर्ड है। ये वाली जो सेल है इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको पता है कि थीका की 2 लेयर बन चुकी है, तो बाहर वाली लेयर जो है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेती हूँ, एंट्रम, जो बाहर वाली जो लेयर है इसे हम, क्योंकि ये बाहर है तो इसे हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना, क्या कहेंगे, थीका एक्सटर्ना। और जो अंदर वाली लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, थीका इंटरना, थीका इंटरना। तो अब इस, मुझे आप ये बताइए कि द्वितीयक पुट्टक ये रहा, तृतीयक पुट्टक ये रहा, आपको क्या क्या चेंजेस दिखाई दिए इसके अंदर, क्या क्या चेंजेस दिखाई दिए। पहला चेंज, द्वितीयक पुट्टक में प्राथमिक अंडक था, यानी कि
2n टाइप का प्राइमरी oocyte था। तृतीयक पुटक में द्वितीयक अंडक है, यानी कि n टाइप का है। ये पहला चेंज हो गया। दूसरा चेंज, जो प्राथमिक अंडक था उसमें पोलर बॉडी वगैरह तो कुछ बनी नहीं थी, इसमें पोलर बॉडी है। उसमें कोई एंट्रम नहीं थी, यानी कोई कैविटी खाली जगह नहीं थी, इसमें एंट्रम है। उसके अंदर थीका लेयर जो थी वो केवल एक थी, एक परत की थी, और यहाँ पर थीका की 2 परत बन जाती है, एक अंदर की ओर जिसे थीका इंटरना कहते हैं, एक बाहर की ओर जिसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या बनाना है, इससे क्या बनाना है, हमें ग्राफियन फॉलिकल बनाना है। और ग्राफियन फॉलिकल बनने से पहले इसके अंदर जो है वो अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय जब स्टार्ट होता है तो उसकी स्टार्ट तो खैर हो ही चुका है पहले, बट उसकी जो एक फेज आता है, एक अवस्था आती है जो कि मेटाफेज होती है, उसके अंदर जाकर ये भी रुक जाता है। क्या करता है, ये भी उसके अंदर जाकर रुक जाता है। एक सेकेंड, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो तृतीयक पुटक है उसे हमें बनाना है ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटक बनाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है उससे पहले ही अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय स्टार्ट हुआ था वो आकर रुक जाता है। कहाँ पर, मेटाफेज सेकंड के अंदर। मेटाफेज सेकंड के अंदर ये रुक गया। अब क्या होगा, अब देखो, अब हमें बनाना है ग्राफियन फॉलिकल। तो ध्यान देना, इधर ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनता है, ये अंदर की ओर तो कौन रहेगा, ये तो कौन है बताओ, ये तो जो द्वितीय अंडक है सेकेंडरी oocyte है वो का वही रहेगा। सेकेंडरी oocyte की चारों ओर हमें ग्रेन्युलोसा सेल्स बनानी है, ग्रेन्युलोसा की कोशिकाएं बनानी है। बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसको नीचे बनाने दो थोड़ा। ये सेकेंडरी oocyte है और इसके चारों ओर जो है वो क्या बन जाएगी, ग्रेन्युलोसा सेल्स ही होगी। बन क्या जाएगी, वो तो पहले से ही है। ये ग्रेन्युलोसा सेल्स होंगी, कोई नहीं है, बनाती हूँ मैं। ठीक है, पहले तो इसके चारों ओर बना लेते हैं अपन, यहाँ पर कुछ परतें बना देते हैं। देखो ध्यान से इस चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इतना क्यों यहाँ पर ये लेयर्ड बना रही हूँ, इसकी इतनी सारी परतें क्यों बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनके कुछ अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो जब तक मैं पूरा सही से नहीं बनाऊँगी आपको नाम याद नहीं होने वाले। तो ये लेयर है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर भी यहाँ पर अपन बना लेते हैं। अब मैं साइड साइड में बना रही हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैं यहाँ पर इसको साइड साइड में क्यों बना रही हूँ, बीच में क्यों नहीं बना रही हूँ। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत धीरे हो रहा है, स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करें, इस क्लास को ख़त्म होने के बाद में फिर यहाँ पर क्या कर लें, इसको स्पीड बढ़ाकर देख लें। ठीक है, अब क्योंकि मेरे तो हाथ है, मशीन तो है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बना लूँ। हाँ भैया, अब देखो ये रहा आपका ग्राफियन फॉलिकल, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें एक और कोशिकाओं का समूह बाकी है। कौन सा, थीका सेल्स की लेयर तो बनाई नहीं, बेचारी को इनको पीछे क्यों रखें। ये थीका सेल्स की लेयर है। ध्यान से समझना है क्या क्या चेंजेस आए हैं ग्राफियन फॉलिकल बनने में। ये रहा भाई आपका ग्राफियन फॉलिकल, कंप्लीट है। कैसे क्या क्या चेंजेस आए हैं, यहाँ पर द्वितीयक अंडक है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये द्वितीयक अंडक। और द्वितीयक अंडक का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी oocyte, जो किस टाइप का है, अब एन टाइप का है। क्लियर है। अब देखो, अब इसके बाद में क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है इसके चारों ओर एक परत का निर्माण हो जाता है और इस परत को हम क्या कहते हैं, देखो
एक नॉन सेलुलर परत का निर्माण हो जाता है। इसके चारों ओर मैं बना रही हूँ। ये नॉन सेलुलर जो परत होती है इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। इसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। इंग्लिश वाले बच्चे भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी यही याद करेंगे, जोना पेल्यूसिडा। हिंदी मीडियम में भी जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अब क्या होता है कि जोना पेल्यूसिडा के देखो चारों ओर जो ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये मैंने ये जो लेयर बना रखी है इसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये वो वाला कोरोना नहीं है अभी जो चल रहा है, कोरोना रेडिएटा। क्या कहेंगे? कोरोना रेडिएटा। अब देखा कुछ अंतर और है, यहाँ पर एंट्रम गुहा कितनी बड़ी हो गई है। इसमें देखो, पीछे आओ, तृतीयक पुट्टक के अंदर देखो, तृतीयक पुट्टक के अंदर जो एंट्रम गुहा है वो कैसी है? छोटी है। और जबकि इस द्वितीयक पुट्टक जो ग्राफियन फॉलिकल जो बना है इसमें जो एंट्रम गुहा है वो कितनी बड़ी हो गई है? हो गई है ना? ठीक है। और बाकी ये जो सेल्स है ये क्या है? थीका सेल्स है, थीका कोशिकाएं हैं। क्लियर है? अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है वो है ग्राफियन फॉलिकल की। किसकी बनी है? ग्राफियन फॉलिकल की। ठीक है, यहाँ पर जो अंडाशय बनेगा, ये जो अंड बनेगा, ये जो अंडक है इसी से क्या बन जाएगा? अंडाणु बन जाएगा। यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाती है कौन सी क्रिया? पूरे अंडाणु निर्माण की क्रिया। लेकिन कुछ और चीज़ें बाकी है, तो आप एक बार इसका पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं उसे। इससे गड़बड़ कर दी और मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले प्राथमिक पुट्टक यानी कि प्राइमरी फॉलिकल। प्राथमिक पुट्टक जो होता है उसके बीच में जो कोशिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक अंडक कोशिका। प्राथमिक अंडक कोशिका जो है यानी कि प्राइमरी oocyte यानी 2n टाइप की होती है। और इसके चारों ओर जो सेल होती है उसे अपन क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स या ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं। क्लियर है? अब इन दोनों को ही मिलाकर हम कह देते हैं प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें इससे बनाना है द्वितीयक पुट्टक या सेकेंडरी फॉलिकल। तो उसमें हमने क्या किया कि जो प्राथमिक अंडक था वो तो वो का वो ये 2n टाइप का ही है, लेकिन जो इसके चारों ओर ग्रेन्युलोसा सेल्स की जो लेयर थी अब वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? मल्टी लेयर्ड हो जाएगा, यानी बहुत सारी परतें बन जाएगी। और जब ये यहाँ पर बहुत सारी परतें बन जाएगी और उसके चारों ओर जो स्ट्रोमा की कुछ सेल्स होती है जिसे थीका सेल्स कहते हैं वो आकर जमा हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे द्वितीयक पुट्टक या सेकेंडरी फॉलिकल। अब यहाँ पर आते आते अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन पहला पूर्ण होने की वजह से यहाँ पर जो प्राथमिक अंडक कोशिका है जो कि 2n टाइप की है, इसमें से दो कोशिकाएं बनेगी, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी वाली को सेकेंडरी oocyte कहेंगे और छोटी वाली को फर्स्ट पोलर बॉडी, जो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी। अब हमें यहाँ से क्या करना है? जो यहाँ पर द्वितीयक पुट्टक यानी सेकेंडरी फॉलिकल बना था, इससे हमें बनाना है तृतीयक पुट्टक। तो तृतीयक पुट्टक में क्या होता है कि देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले वहाँ पर प्राथमिक अंडक था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? द्वितीयक अंडक। और इसके चारों ओर तो ग्रेन्युलोसा सेल्स तो है ही, ये इसकी फर्स्ट पोलर बॉडी भी है, बट यहाँ की जो सेल्स होती है वो थोड़ी हट जाती है और यहाँ पर गुहा बन जाती है जिसे हम कहते हैं एंट्रम। और इसके चारों ओर जो थीका सेल्स थी वो भी डबल लेयर्ड हो जाती है, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। जो अंदर की ओर होगी उसे थीका इंटरना और जो बाहर की ओर होगी उसे थीका एक्सटर्ना। अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड होता है उसका मेटाफेज सेकंड जो होती है अवस्था, वहाँ पर इसका विकास जो है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। और इससे क्या बनाना है हमें? ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि द्वितीयक अंडक तो है ही सेम टू सेम, उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर बाहर की ओर एक लेयर बन जाती है जिसे अपन कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, जो कि नॉन सेलुलर होती है। इसके बाद में यहाँ पर बाहर की ओर जो ये वाली जो सेल्स दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहेंगे? कोरोना रेडिएटा कहेंगे। और एंट्रम गुहा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और थीका सेल्स तो बेचारी वो की हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। अब समझना ध्यान से, यहाँ से अंडाणु जो होगा जब बाहर निकलेगा इस ग्राफियन फॉलिकल से, तो पीछे की ओर एक पीले रंग की संरचना बचेगी, उसे हम क्या कहेंगे? कार्पस ल्यूटियम कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्पस ल्यूटियम कहेंगे। तो अंडाणु का निर्माण तो ये एक तरह से अंडाणु ही हो गया, अंडाणु बन गया इसका।
क्लियर है? तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ध्यान रखनी है, इसको ध्यान से समझना है, इसको ऐसा कैसा वो आपकी कॉपी में उतारना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि ये जो है शॉर्टकट में बता रखा है मैंने, आप इसी को अपनी लैंग्वेज में आप उतार सकते हो, ठीक है ना। जो जो चीज़ें मैंने समझाई है वो आप अपनी लैंग्वेज में इसे उतार लो, कोई समस्या नहीं आएगी। क्या क्या बताया है, जैसे जैसे हम पढ़ते गए वैसी वैसी चीज़ें आप अपने हिसाब से उतार लो। सामने रख दो क्या, एनसीईआरटी में से भी वर्ड्स आप देख सकते हो, हिंदी के, इंग्लिश के, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो। बाकी और कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए या मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, लेकिन फालतू के कमेंट ना करें। मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि जो भी बच्चा यहाँ पर पढ़ने आ रहा है उनको आप, जो दूसरे बच्चे जो आते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, प्लीज़ ना करें, वरना उनको ब्लॉक करवा दिया जाएगा, फिर आप कभी भी इस चैनल पे नहीं आ पाओगे, ठीक है ना। तो आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कृपया दूरी बना के रखें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर पढ़ने दें। और कुछ बच्चे जो है बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन यहाँ पर मैं करती हूँ तो वो बहुत ही जल्दी जो है क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। आगे भी आप अपनी पढ़ाई जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू रखें, और भी आगे कोई समस्या आएगी तो हम हैं ही आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशी होगी तब जब आप अपनी क्लास में टॉप करोगे, स्कूल टॉप करोगे, यहाँ तक कि आपका जो जिला है या कोई स्टेट है वो टॉप करोगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, कोई समस्या आए तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैथ की क्लासेस चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, बायो चल रही है, हिंदी की क्लासेस चल रही है, तो अगर इनमें आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो वास्तव में कहीं कोचिंग नहीं जा पाते हैं। और ये तो फ्री क्लासें हैं, इनका तो कोई चार्ज है नहीं, तो उनको भी बच्चों को फ़ायदा हो जाए, आपको तो हो ही रहा है और उनको भी हो जाए, ठीक है। अगर अच्छी लग रही है क्लासें तो बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट भी आने चाहिए, ताकि एनर्जी मिलेगी, हाँ भाई बच्चों को अच्छा लग रहा है, हमें भी खुशी होनी चाहिए कि भाई बच्चों को इतनी अच्छी समझ में आ रही है हमारी क्लासें, ठीक है। तो उसके लिए हम जल्दी जल्दी प्रयास करें कि और भी जल्दी जल्दी क्लासें लें। बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम प्लीज़ आप रोज़ क्लासें लीजिए, तो रोज़ क्या है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सारी क्लासें भी चलती है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लासें हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह ये तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो आप भी कीजिए, हम भी यहाँ पर मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। रोज़ हमारी जो क्लास है वो कितनी बजे स्टार्ट हो रही है, 6:30 बजे स्टार्ट हो रही है। थैंक यू सो मच।